हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर क्लास फिजिक्स की क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। देखिए, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और साथ ही में मैं थोड़ा बीमार पड़ गया हूँ इस टाइम, तो मैं क्लास आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रहा था एक सप्ताह से लगभग। ठीक है, तो अब मेरा स्वास्थ्य भी सही है और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब आप सभी लोगों की जो क्लास हैं वो आगे जो है पुनः संचालित की जा रही। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके आगे जो है आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्या किया था, क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत प्राकाशिक यंत्र चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। मतलब जो संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी थी उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, खगोलीय दूरदर्शी को पढ़ाया है, साथ ही में परावर्तित दूरदर्शी को पढ़ाया है। मैंने इन सब का किरण आरेख आपको खींचना बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में। साथ ही में इन पर आधारित प्रत्येक न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया है। ठीक है ना। तो आज हम उसी क्रम में अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और अगले चैप्टर का हमारा नाम है तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हम पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर हैं, ठीक, हम कोई भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको ये पेपर मैं पूरा पढ़ाऊँगा, कहीं पर कुछ नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज़ को ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ बच्चों को। ठीक है, हर एक बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। विद्यालय में जैसे मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूँ, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप केवल लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो तब भी आपको इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत दीजिए, भरोसा करके पढ़िए बस। अब देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर को हम शुरुआत करने जा रहे हैं तरंग प्रकाश की एवं हाइगेंस का सिद्धांत। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में है हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। फिर आगे हम जानेंगे इस चैप्टर में तरंगाग्र क्या होता है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति जानेंगे, प्रकाश के गुण जानेंगे, फिर तरंगाग्र क्या होता है, हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है और द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इस चैप्टर में करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, हम प्रकाश की प्रकृति को पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में कोई भी डेरिवेशन हम कराने नहीं जा रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन आपको कराने नहीं जा रहे हैं, बस केवल लेक्चर होगा और आपको लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप समझ लोगे ना तो ये इकाई पूरी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जो भी चैप्टर वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे अगर आप आज की क्लास को अच्छे तरीके से कर लेते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या रहेगी, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति होती कैसी है, तो जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो आपकी द्वैतीय प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहोगे द्वैतीय प्रकृति होती है। द्वैतीय का मतलब होता है दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश किस प्रकृति का होता है, तो प्रकाश आपका होता है दोहरी प्रकृति का। ठीक है ना। देखिए, प्रकाश दोहरी प्रकृति का कैसे होता है, जो प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, प्रकाश की कुछ घटनाओं की जो व्याख्या है, जैसे आपने परावर्तन, अपवर्तन, वर्णविच्छेद पढ़े, सब प्रकाश की घटनाएं तो हैं। तो प्रकाश की कुछ घटनाओं की जो व्याख्या है वो तरंग मानकर की गई और प्रकाश की कुछ घटनाओं की जो व्याख्या है वो कण प्रकृति मान के की गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश है, ठीक है, वो कुछ घटनाओं में क्या है भाई, तरंग की भांति कार्य करता है और कुछ घटनाओं में वो कण की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा गया कि प्रकाश में कैसी प्रकृति होती है, द्वैतीय प्रकृति होती है, यानी दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश के कुछ घटनाओं की व्याख्या तरंग प्रकृति मान के की गई, मतलब प्रकाश को तरंग मान करके किया गया। ठीक है, तो एक प्रकृति हो गई प्रकाश की तरंग प्रकृति। ठीक, तो प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या तरंग प्रकृति मानकर की गई और प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या कण प्रकृति मान के की गई। ठीक है, क्योंकि कुछ घटनाओं में, प्रकाश की कुछ घटनाओं में जो आपका प्रकाश है वो तरंग प्रकृति की भांति कार्य कर रहा था और कुछ घटनाओं में प्रकाश जो है वो कण प्रकृति की भांति कार्य कर रहा था। अब तरंग प्रकृति में कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या की जा सकी उनको भी बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना तरंग प्रकृति के आधार पर की गई, अपवर्तन की घटना तरंग प्रकृति के आधार पर की गई। ठीक, उसके बाद आप पढ़ोगे व्यतिकरण प्रकाश का, अभी आगे आप पढ़ोगे, मैं सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना। व्यतिकरण की घटना तरंग प्रकृति मान के की गई, विवर्तन की घटना तरंग प्रकृति मान के की गई और उसके बाद एक घटना है आपकी ध्रुवण। ठीक, प्रकाश के ध्रुवण की घटना क्या मान के किया गया, प्रकाश को तरंग प्रकृति मानकर किया गया है, प्रकाश को तरंग मान करके इन सब की व्याख्या की गई। ये जो प्रकाश की घटनाएं हैं इन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को तरंग मान करके किया गया है। ठीक है ना। आगे कण प्रकृति के अंतर्गत आता है प्रकाश का
प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है भाई? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है वो प्रकाश को कण मान करके की गई। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कांपटन प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या कांपटन प्रभाव, इसकी व्याख्या जो है प्रकाश को कण प्रकृति मान के किया गया कि प्रकाश जो है कण के रूप में चलता है, कण के रूप में गमन करता है, प्रकाश की प्रकृति कण प्रकृति होती है। इस आधार पर जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। तो हमने देखा कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए प्रकाश की प्रकृति को द्वैतीय प्रकृति माना गया। आगे यहाँ पर जानेंगे तरंग प्रकृति के अंतर्गत अगर बात करेंगे, तरंग प्रकृति के अंतर्गत तो आप कहोगे कि तरंगे हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि दो प्रकार की होती हैं। पहली तरंगे हमारी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और दूसरी तरंगे हमारी कौन सी होती हैं? तो आप कहोगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इन सब की परिभाषा भी आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। इसमें माध्यम के कण तरंग संचालन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और अनुदैर्ध्य में माध्यम के कण तरंग संचालन की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए हमारे जो वैज्ञानिक थे हाइगेंस साहब, न्यूटन साहब, ठीक है, तो हाइगेंस की हम बात करेंगे तो अनुदैर्ध्य तरंगे मानकर, देखिए पहले हाइगेंस की बात करेंगे यहाँ पर। तो हाइगेंस साहब ने क्या किया? हाइगेंस साहब ने प्रकाश की कई घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंगे मानकर की, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी घटनाएं, जैसे प्रकाश के परावर्तन की घटना, हम बात करें प्रकाश के परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाइगेंस साहब ने क्या किया? प्रकाश के परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें विवर्तन की घटना, और अगर हम बात करें यहाँ पर व्यतिकरण की घटना, इतनी घटनाओं की व्याख्या इन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंगे मानकर की, ठीक है। व्यतिकरण की घटना इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और इस आधार पर इन्होंने प्रकाश की विभिन्न घटनाओं जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण घटनाओं की व्याख्या की। लेकिन इन्होंने किसकी व्याख्या नहीं की? इन्होंने अनुदैर्ध्य तरंगों के आधार अनुदैर्ध्य तरंगे मान करके प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या ये नहीं कर पाए। तो कुछ सालों के पश्चात कौन आए? एक वैज्ञानिक आए आपके फ्रेनेल महोदय। कौन वैज्ञानिक आए आपके? तो आप कहोगे एक आपके वैज्ञानिक आए फ्रेनेल महोदय। और फ्रेनेल महोदय ने क्या किया? फ्रेनेल महोदय ने प्रकाश तरंगों की प्रकृति को अनुप्रस्थ माना। क्या माना? अनुप्रस्थ माना। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश तरंगे हैं हमारी तरंग की भांति कार्य करती है वो अनुप्रस्थ तरंगों की भांति कार्य करती हैं, और इन्होंने इस आधार पर इन्होंने प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं जैसे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर डाली, ठीक, और अपवर्तन की व्याख्या कर डाली, साथ ही में विवर्तन की व्याख्या कर डाली, विवर्तन के साथ साथ इन्होंने व्यतिकरण की व्याख्या कर डाली। जबकि हाइगेंस ने भी इन सारी घटनाओं की व्याख्या जो है प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य मानकर किया। लेकिन जब फ्रेनेल महोदय आए, लेकिन इन्होंने ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाई। तो जब फ्रेनेल महोदय आए तो कुछ सालों बाद तो फ्रेनेल महोदय ने परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, साथ ही में प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर किया, ठीक है। माना कि प्रकाश तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इस आधार पर इन्होंने प्रकाश की जितनी सारी घटनाएं थी, जिसमें एक बची थी ध्रुवण वाली, इसको भी इन्होंने प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति मान करके इसकी व्याख्या कर डाली। तो इस आधार पर यह कहा गया कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं, देखो अब इसमें जो फ्रेनेल महोदय साहब थे इन्होंने जब प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर किया, तो इस आधार पर यह कहा गया कि जो हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं, जो हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं, ये कैसी तरंगे होती हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश तरंगे किस प्रकृति की होती हैं, तो आप कहोगे अनुप्रस्थ तरंगे की, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंतर्गत घटनाओं की बात की जाएगी, अनुप्रस्थ तरंगे की होती है क्योंकि प्रकाश की जितनी सारी घटनाएं थी वो अनुप्रस्थ प्रकृति मान करके फ्रेनेल महोदय ने सिद्ध किया या व्याख्या की। तो इस आधार पर यह कहा गया कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो भैया अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है, जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि प्रकाश का ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके आधार पर प्रकाश की प्रकृति को
या प्रकाश तरंगों की प्रकृति को अनुप्रस्थ माना गया है? तो आप कहोगे प्रकाश का ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण ऐसी घटना थी जिसमें प्रकाश की प्रकृति को जब अनुदैर्ध्य माना गया तो हाइगेंस साहब ने अनुदैर्ध्य तरंग मानने पर प्रकाश की जो घटना थी ध्रुवण वाली, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। तो फ्रेनेल महोदय ने क्या किया, प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ माना। जब अनुप्रस्थ इन्होंने माना तब इन्होंने ध्रुवण की व्याख्या कर डाली, और साथ ही में जो और घटनाएं थी जिनको हाइगेंस साहब ने अनुदैर्ध्य तरंगें मानकर की थी, उनकी भी इन्होंने व्याख्या जो है अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति मान के कर डाली। तो इस आधार पर कि ये कहा गया कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर प्रकाश तरंगों की पुष्टि जो है वो अनुप्रस्थ होती है, या अनुप्रस्थ तरंगे माना गया है प्रकाश की किस घटना में? ठीक है, तो आप कहोगे प्रकाश के ध्रुवण की घटना में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। ये प्रश्न ऐसा आया था कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं? तो आप कहोगे प्रकाश का कौन सा गुण है? प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण की जो व्याख्या है वो प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ मानकर की गई, और ये किसने किया भाई? ये फ्रेनेल महोदय साहब ने किया। क्लियर? लेकिन अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ गया कि ये बताइए कि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण की जो व्याख्या की गई वो अनुदैर्ध्य मानकर की गई कि अनुप्रस्थ मानकर की गई प्रकाश की प्रकृति को? तो आप कहोगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे मानकर के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या की गई, क्योंकि इन सब की जो व्याख्या हुई है वो अनुदैर्ध्य तरंग प्रकाश की प्रकृति को अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों मानकर की गई। अनुप्रस्थ मानकर फ्रेनेल महोदय साहब ने किया और अनुदैर्ध्य मानकर के हाइगेंस साहब ने किया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की घटनाएं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सभी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को अनुदैर्ध्य, प्रकाश की प्रकृति को अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों मानकर की गई। ठीक है, लेकिन सिंगल एक घटना है प्रकाश के ध्रुवण। इस घटना की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ मानकर ही किया गया, और ये फ्रेनेल महोदय साहब ने इसकी व्याख्या की। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अगर केवल ये कहा जाएगा कि प्रकाश तरंगे हमारी कैसी होती तो आप कहोगे अनुप्रस्थ। ठीक है, क्योंकि सारी घटनाएं इसी में अनुप्रस्थ मान करके इनकी व्याख्या फ्रेनेल महोदय साहब ने की थी। तो इस आधार पर अब आप सभी लोगों को ये पता चल गया कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति की भांति कार्य करता है। अब जो दूसरा आता है वो आपका आता है कण प्रकृति। ठीक है, प्रकाश कण प्रकृति की भांति कार्य करता है कैसे? इसके अंतर्गत आपकी घटना आती है, पूरा चैप्टर आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसे ये मान लीजिए धातु की सतह है, क्या ये धातु की सतह है। तो जब हम एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित करते हैं, जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो बिना समय पश्चाता के धातु की सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। किसका उत्सर्जन होने लगता है? धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसमें यह कहा गया कि जो प्रकाश है वो कण के रूप में गति करता है, यानी प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण प्रकृति होती है। ठीक है ना? तो अब आपने देखा कि इन साहब लोगों ने बताया कि प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो जो है तरंग प्रकृति होती है, और कण प्रकृति की एक घटना थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या जिसे कांपटन प्रभाव कहते हैं। इसमें बताया गया जब कोई निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, और इसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये माना गया कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण प्रकृति होती है। तो इस आधार पर आपने देखा कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति की भांति भी कार्य कर रहा है और कण प्रकृति की भांति भी कार्य कर रहा है। इस आधार पर यह कहा गया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है? तो आप कहोगे द्वैतीय प्रकृति होती है। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैतीय प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश द्वैतीय प्रकृति का होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? प्रकाश की प्रकृति आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर आगे जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, और कौन कौन से अभी घटनाओं का हमें आगे चैप्टर में अध्ययन करना है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से उसे भी जान लेते हैं। इसे रफ कर दे भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। और उम्मीद है कि हमारी ये लैंग्वेज सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आगे हम स्टार्टिंग करेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है, क्या जानेंगे भाई? प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो अगली हेडिंग आप लगा सकते हो प्रकाश के गुण। क्या हेडिंग लगाओगे? प्रकाश तथा प्रकाश के गुण।
प्रकाश के गुण कक्षा 10 में भी पढ़े हैं प्रकाश के गुण, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट में पढ़े हो तो इंटरमीडिएट के लेवल का पढ़ोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो प्रकाश क्या होता है, जैसे हम बात करें एक बंद अंधेरा आपके पास कमरा है, मान लीजिए एक बंद अंधेरा कमरा है, वहाँ पर प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी नहीं प्रवेश कर पा रही है, तो क्या आपको उस कमरे में उपस्थित वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। तो आप मान लीजिए कि कमरे में एक आपका बल्ब है, ठीक, अचानक लाइट आ जाती है तो बल्ब से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, और बल्ब से निकलने वाला प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। उस बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले कहाँ पर जाती हैं? तो आप कहोगे वस्तुओं पर जाती हैं। वस्तुओं पर वो प्रकाश किरणें पड़ती हैं, उसके बाद वो परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के पश्चात फिर वो किरणें हमारी आंखों पर आती हैं, हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती हैं, फिर जा करके हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है वस्तुओं को दिखाने का। क्यों? जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपके सामने चाकाचौंध लाइट आ जाती है किसी भी वाहन की, तो क्या आप आगे कुछ देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। तो क्या आप प्रकाश को देख पाए? जी नहीं देख पाए। टार्च की लाइट आपकी आंखों पर ऐसे मार दीजिए तो क्या आप प्रकाश देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। किसी भी वस्तु को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश को हम नहीं देखते हैं, बल्कि प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश एक प्रकार के माध्यम का कार्य करता है। कौन से माध्यम का? जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है, या प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदित करती है, हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। या आप कह सकते हो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर? अब आगे बात करेंगे प्रकाश के गुण की। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण कि प्रकाश जो है वो हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो आप कहोगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप कैसे कहोगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? देखिए यहाँ पर लाइट लगी हुई है, अभी यहाँ पर देखिएगा मैंने ऐसे हथेली की, ठीक है, तो आप देखिए इस हथेली की छाया उधर बन गई, तो प्रकाश सीधे आ रहा है तभी तो इसकी छाया पीछे बना रहा है। तो अगर ये सीधे नहीं होता तो इसकी छाया पीछे बनाता नहीं, हटकर अलग चला जाता। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये प्रकाश की पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी, प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब समझते हो? निर्वात का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वायु ना पाई जाए। नी का मतलब नी मतलब नहीं, वात का मतलब वायु। एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायु ना पाई जाए उसे निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। में भी क्या कर सकता है भाई? चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपकी कितनी होती है? तो आप कहोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर आपको हम बात बता दें कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ध्यान दीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर गैस में होती है, उसके बाद फिर द्रव में होती है, फिर उसके बाद आपकी ठोस में होती है। तो प्रकाश की चाल ठोस भी और द्रव भी 2 प्रकार के, पारदर्शी अपारदर्शी। ठीक, तो अपारदर्शी में एकदम शून्य मान के चलिए, बहुत ना के बराबर। ठीक है, पारदर्शी होगा तब तो प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार निकल पाएगा, अपारदर्शी होगा तो निकल ही नहीं पाएगा। तो सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? ठोसों में होती है। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकता है, निर्वात में चल सकता है, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायु ना पाई जाए। ठीक, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर? और सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। उसके बाद तीसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पर एक बात और आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा क्या बताएंगे कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो निर्वात में चल सकता है इसका मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश के संचरण के लिए या गमन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आप कहोगे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसके संचरण के लिए? प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है, अभी आप पढ़ोगे भी फर्स्ट पेपर में, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या पढ़ोगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी हमारे पास एक ट्रिक है जो कि बहुत ही मस्त ट्रिक है, लिख लीजिएगा, गाये पद असुर। कौन सी ट्रिक है भाई? गाये पद असुर।
ठीक, इसमें सातों आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखी। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। गा का मतलब क्या होता है? गा का मतलब होता है गामा तरंगे, गामा किरणें। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक्स किरणें। ए का मतलब क्या होता है भाई? ए का मतलब होता है एक्स किरणें। ठीक, और उसके बाद पा का मतलब होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें। पा का मतलब पराबैंगनी किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद आगे बात करें दा का मतलब होता है दृश्य किरणें। उसके बाद आ का मतलब होता है अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें? अवरक्त। सा का मतलब, सू का मतलब होता है सूक्ष्म किरणें। फिर लास्ट रा का मतलब होता है रेडियो किरणें, रेडियो किरणें या रेडियो तरंगे। समझ पा रहे हो ना? तो ये जो तरंगे यहाँ पर हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। और ये तरंग दैर्ध्य का भैया बढ़ता हुआ क्रम, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। 3-4 तरंगे लेकर के बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम 4 ऑप्शन में बना के लिख दिया जाता है। पूछ लिया जाता है कि बताइए तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, या इन तरंगों में सबसे अधिक जो है तरंग दैर्ध्य किस तरंग की होती है? तो आप कहोगे रेडियो तरंगों की। ये बढ़ता हुआ क्रम है ना। जिस तरीके से बैनिया पीनाला आप लोगों ने पढ़ा था, तो बैनिया पीनाला में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा थी। उसी तरीके से गाय पद असुर, जो ये आपका तरंग दैर्ध्य का क्रम लिखा हुआ है, बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है। मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा की, सबसे ज़्यादा रेडियो की। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ध्वनि। ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है उसको भी बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितनी होती है? तो आप कहोगे 332 मीटर प्रति सेकंड। कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा कि ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और एक बात और ख्याल रखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो आपने जो ये क्रम यहाँ पर लिखा है प्रकाश की चाल, इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो भैया ठोस में होती है, और सबसे कम जो प्रकाश की चाल होती है वो ठोस में होती है। उल्टा है एक दूसरे का। फिर ठोस के बाद क्या? द्रव। तो उसके बाद ध्वनि की चाल द्रव में, उसके बाद फिर किस में? गैस में। और सबसे कम ध्वनि की चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में। जहाँ पर निर्वात होता है वहाँ पर ध्वनि की चाल लगभग 0 होती है। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर इतना याद रखना, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में, उसके बाद गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। जबकि जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और सबसे ज़्यादा ठोसों में होते हैं, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, फिर निर्वात में। समझ पा रहे हो? ये क्रम भी याद रखना। और इसका यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि क्या कारण है कि जब आकाश में बिजली कड़कती है तो जो आकाश की गर्जना होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है, जबकि प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है। तो प्रकाश की चाल देखिए आप, ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा है। तो प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि हमें बाद में थोड़ा कुछ समय पश्चात सुनाई पड़ती है, क्योंकि ध्वनि की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल से कम होती है। तो प्रकाश पहले दिखाई देता है जबकि ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। तो ये भी याद रखिएगा। तीसरी क्वालिटी की अगर बात करें तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथी क्वालिटी आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो प्रकाश में होता है वो परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश में कैसी घटना होती है? परावर्तन की घटना होती है। और कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना, पढ़ चुके हो आप लोग। और कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। यानी मतलब प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश अगर प्रिज्म पर डालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा, पांचवी क्वालिटी कौन सी होती है? तो पांचवी क्वालिटी प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है। व्यतिकरण चैप्टर अभी इसके बाद आगे आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से बता देंगे। यहाँ अभी आपको हम डिफिनेशन बता देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है। प्रकाश में और कौन सी घटना होती है? अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे प्रकाश का विवर्तन, तो प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रकाश का ध्रुवण, यानी प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। अब ध्रुवण की घटना को थोड़ा समझा सकते हैं, लेकिन ध्रुवण के पहले आप लोगों को हम विवर्तन भी थोड़ा सा बता देते हैं। विवर्तन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप सभी लोग अपने घर में रोशनदान का प्रयोग करते हो, तो जब कोई प्रकाश उस रोशनदान पर आकर पड़ता है तो रोशनदान के जो छिद्र होते हैं उनसे क्या करता है? उससे मुड़ करके बाहर निकलता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है और प्रकाश के मार्ग में हम एक छोटा सा छिद्र कर दें। क्या कर दें? छोटा सा छिद्र कर दें। प्रकाश जा रहा है, उसके मार्ग में हम छोटा सा छिद्र कर दें, तो प्रकाश क्या होता है? उस छिद्र के किनारों से मुड़कर निकलता है। तो किनारों से मुड़कर निकलने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। समझ गए? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश के मार्ग में हम छोटा सा कोई छिद्र रख दें तो प्रकाश उस छिद्र के किनारों से मुड़कर होकर जाता है, और प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और ये चीज़ आपको रोशनदान में देखने को मिल जाएगी।
आगे यहाँ पर ध्रुवण की बात करें तो ध्रुवण भी देखिए अब इस बार के सिलेबस में शायद नहीं रह गया है, लेकिन प्रकाश का ध्रुवण होता क्या समझ लीजिए। देखिए जैसे आपके घर में कोई बल्ब जलता है, तो जब बल्ब जलता है तो प्रकाश चारों दिशा मतलब हर तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो जब वैद्युत वेक्टर के कंपन, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये जब चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, ठीक है, माध्यम में वैद्युत वेक्टर के कंपन ने जब चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, ये हम कह सकते हैं कि जब कोई बल्ब हम जलाते हैं तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, हर तरफ फैल जाता है। तो जब हर तरफ प्रकाश फैल जाता है तो इस प्रकार के प्रकाश को हम कहते हैं समतल आध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं? आध्रुवित प्रकाश या समतल आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। पहले इसको आप समझिए कि आध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जो चारों दिशाओं में फैल जाता है। और एक आपने लाइट जैसे देखी होगी डिस्को लाइट, देखा है ना, डीजे वाले जो लगाते हैं, आपने देखा होगा शादी ब्याह में, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश एक पुंज के रूप में चलता है ऐसे, उसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत मतलब एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि उसमें प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है पुंज के रूप में, ठीक है। तो उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये जो आपका प्रकाश का ध्रुवण होता है, ये कैसे होता है? जब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आध्रुवित प्रकाश होता है, आध्रुवित प्रकाश, इस आध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी टूरमैलिन अथवा पोलेराइड की पतली झिल्ली पर गिराते हैं, जब आध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन, एक टूरमैलिन क्रिस्टल की पतली पन्नी होती है, या हम कह सकते हैं कि पोलेराइड की एक पन्नी होती है, जब इस पर हम प्रकाश को, आध्रुवित प्रकाश को आपतित करते हैं तो टूरमैलिन क्रिस्टल की पतली पन्नी जो होती है वो क्या कर देती है कि आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देती है, ठीक है। बाहर मतलब इस पॉलीथीन से जो भी प्रकाश बाहर निकलेगा या इस पोलेराइड की परत से जो प्रकाश बाहर निकलेगा वो आपका प्रकाश हो जाता है ध्रुवित, जबकि इस पर जो प्रकाश आपतित किया जाता है वो होता है आध्रुवित। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की घटना ये प्रकाश का ही एक प्रकार का गुण है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपने देखा होगा वाहनों में जो शीशे लगे होते हैं उसमें पोलेराइड, शीशों में पोलेराइड की एक पतली परत होती है, ठीक है ना। वो क्या करता है, जो सूर्य से आने वाला आध्रुवित प्रकाश होता है उसको वो अंदर जब प्रकाश आता है, वाहन के अंदर मतलब कार के अंदर बैठे हैं तो ऐसे शीशा लगा हुआ है, तो उस पर जब कोई प्रकाश आता है समतल आध्रुवित, तो वो पोलेराइड की जो पतली पन्नी होती है, टूरमैलिन क्रिस्टल की जो पन्नी होती है, वो क्या करती है, उस आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देती है, जिससे हमारी आंखों में चाकाचौंध से हमारी आंखें जो बच जाती हैं, ठीक है ना। नहीं चाकाचौंध लगेगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपने ये भी देखा होगा कि जब वाहनों के आगे का जो शीशा है जब वो टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटता है, जबकि कोई एक नॉर्मल शीशा आप ऐसे तोड़ोगे तो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में टूटता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक पोलेराइड की पतली पन्नी चढ़ी होती है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, आने वाले आध्रुवित समतल आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के कार्य करती है, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश के ध्रुवण की घटना। तो ये भैया थे प्रकाश के गुण। अब इस चैप्टर में आगे हमें क्या पढ़ना है कि तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र को समझने के लिए सबसे पहले कला के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कला क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम फेस कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझाएंगे। फिर हम हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत आपको समझाएंगे, उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको समझाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पर नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।